नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज भारती। मैं आपके साथ मदन मोहन। दोस्तों, कोई भी सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि सरकार खुद शराबियों के भरोसे है। जी हाँ दोस्तों, देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही है सामने। लॉकडाउन के बाद देश को जो कोरोना से क्षति होती उससे बचा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण हम कोरोना से जिस तरीके से प्रभावित होते उससे हमारा देश बच रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में सरकार को अर्थव्यवस्था की सूझी। जो सरकार इतने दिनों तक पता नहीं अब अर्थव्यवस्था है भी नहीं है, उसका टेंशन हो गया सरकार को, और उन्होंने शराब का सहारा लिया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने तमाम शराब खाने को खोलने का निर्णय लिया, जिसके बाद सड़कों पर पूरे देश में भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। कई जगहों पर पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हद तो नैनीताल वालों ने कर दिया। वहां पर ओले भी उनकी जिज्ञासा को, उनके कंठ के सूखापन को दूर नहीं कर सकी, और लोग 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं हुए। और दोस्तों, इसी कड़ी में देखिए अमिश देवगन का ये शानदार वीडियो। ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमिश देवगन माफी मांग रहे हैं। क्यों भाई? आपको याद होगा कि मुंबई के उस घटना के ऊपर जहां पर इन्होंने सरेआम अपने डिबेट में बताया था, प्राइम टाइम डिबेट में बताया था कि ये लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, और जब पुलिस गई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और मुंबई के एक चैनल ने इसे एक्सपोज किया था, जिसके बाद अमिश देवगन ने माफ़ी मांग ली है। देखिए ये वीडियो किस तरीके से हिचकियाँ लेनी पड़ रही है माफ़ी मांगने के लिए, जरा देखिए। बड़ी बता देता हूँ, शुक्रवार यानी 1 मई को हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया था। मुंबई के कुर्ला, हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल आपको तमाम जानकारियां दें। आपने देखा जो अमिश देवगन और इसके जैसे तमाम जो गोदी मीडिया एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, चिल्ला कर अपनी बातों को मनवाते हैं, सरकारी एजेंडे को फैलाते हैं, लेकिन जब सच की बारी आती है तो जुबान हिचकोले खाने लग जाते हैं। यही हाल तो आपने रूबिका लियाकत का भी देखा था ना। सच बोलना काफी कठिन है, सच की राह पर चलना तो और भी कठिन है। भला ये लोग इस बात को कैसे समझेंगे? जो लोग अपनी जुबान, अपनी आत्मा और पत्रकारिता धर्म सत्ता के पास गिरवी रखी हो, भला वो पत्रकारिता क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप, जिसको प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार द्वारा सबके लिए कंपलसरी बताया गया है, उस ऐप के बारे में बड़ी खबर सामने आई है। ट्विटर यूजर एलिट एंडरसन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा, ए सिक्योरिटी इशू हैज बीन फाउंड इन योर ऐप, द प्राइवेसी ऑफ 90 मिलियन इंडियन इज एट स्टेक, कैन यू कॉन्टैक्ट मी इन प्राइवेट। आपको बता दें कि एलियट एंडरसन खुद को हैकर बताते हैं और समाज में फैले डिसइंफॉर्मेशन से लड़ने वाला बताते हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने भी चाइनीज ऐप के बारे में आपको बताया था, और ये भी बताया था कि दुनिया भर की सरकारें उस ऐप की टेक्नोलॉजी लेने के लिए चाइना से मांग की है। अब भारत सरकार इस ऐप को खुद डेवलप की है या कहीं से सेवा ले रही है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उसे जल्द से जल्द ठीक की जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर बाद में इसका क्या दुरुपयोग होगा उसका मुझे पता नहीं और लेना देना भी नहीं। फिलहाल तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से हम कोरोना प्रभावित लोगों को ट्रैक कर सकते हैं और स्वस्थ लोगों को उसके पास जाने से रोकने में कामयाबी मिल सकती है। तो ऐसे में ये एक कारगर ऐप है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की बग सामने आती है तो सरकार से निवेदन है कि इस पर देखरेख की जाए और इसे जल्द से जल्द दूर की जाए। और दोस्तों, राजधानी में अब बारी आती है अर्नब गोस्वामी की। वही अर्नब गोस्वामी जो चिल्ला कर संतों की हत्या का बदला लेंगे। हालांकि संतों को किसने मारा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ की सिस्टम, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं उन्हें तो एक पार्टी विशेष के प्रेसिडेंट को टारगेट करना था। बहरहाल इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि अर्नब गोस्वामी की जो टीवी चैनल है रिपब्लिक भारत, उस चैनल के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है
आप देखिए, सबसे पहले मैं मराठी भाइयों से निवेदन करूंगा कि मैं अभी एक वीडियो चलाने वाला हूं। आपसे निवेदन है, जो भी लोग मराठी जानते हैं, आपसे निवेदन है कि इसमें जो महिला हैं उनके द्वारा बोली गई मोटा मोटी बातों को कमेंट जरूर कर दें, हिंदी में कमेंट कर दें, ताकि मैं उसे पिन कर दूंगा, ताकि लोगों को उस बात को समझने में आसानी होगी। लेकिन आपको समझने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत उसको ट्रांसलेट कर देता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मी अक्षता नाईक, मिसेस अन्वय नाईक आणि कुमुद नाईकांची सून। आजचा दिवस मी विसरूच शकत नाही। पहिल्यांदा माझ्या नवऱ्याला आणि सासूबाईंना श्रद्धांजली अर्पण करते। 2 वर्षांपूर्वी याच दिवशी त्यांनी आत्महत्या केली आणि सुसाईड नोटमध्ये लिहून ठेवले होते की माझ्या मृत्यूला अर्णव गोस्वामी जबाबदार आहे आणि हे खरंच आहे। मिस्टर अर्णव गोस्वामींचा रिपब्लिक स्टुडिओ हे माझ्या नवऱ्याचं शेवटचं प्रोजेक्ट आहे, जिथे 500 वर्कर्स जवळ काम करत होते। रात्रंदिवस काम करून हा स्टुडिओ उभा राहिलेला आहे। मिस्टर अर्णव गोस्वामीने हे विसरू नये की त्याच्या मृतदेहावर माझ्या सासूबाईंच्या आणि नवऱ्याच्या आज हा रिपब्लिक स्टुडिओ उभे आहे। इंडियन सिटीजन्सला तसेच जगभरातल्या सिटीजन्सना माणुसकी म्हणून एक विचारते की जी आम्ही FIR केली त्या दिवशी, खूप विनवणी करून FIR झाली। मिस्टर सुरेश वराडेने आम्हाला सांगितलं की याच्यात खूप मोठी माणसं इन्व्हॉल्ड आहेत, परत परत विचार करा FIR करताना। पण FIR झाली, पण पुढे काय? 2 वर्ष झाली तरी आम्हाला माहित नाहीये की त्या FIRचं काय झालंय। अनिल पारसकरांनी मला सांगावं आमच्या FIRचं काय झालंय। आमचा लॅपटॉप अजून दिलेला नाहीये, आमचे मोबाईल अजून दिलेले नाहीत, भरपूर गोष्टी आम्हाला दिलेल्या नाहीत। खूप प्रेशर केल्यावर आम्हाला सुसाईड नोट मिळाली, पण असं का होतंय? जर हीच गोष्ट तुमच्या सर्वांच्या घरात घडली असते तर तुम्ही सगळ्यांनी काय केलं असतं? त्याचं मला उत्तर द्या। माझ्या आणि माझ्या मुलीच्या जीवाला खूप धोका आहे। जर आम्हाला काय झालं तर फक्त अर्णव गोस्वामीच त्याला जबाबदार असेल। मिस्टर अर्णव गोस्वामी, मी तुम्हाला विचारते, सगळ्या इतरांना पण विचारते, तुमच्या घरात असं घडलं असतं तर काय? अशीच ही FIR दाबून टाकली असती। मी सरकारला, राज्य सरकारला, केंद्र सरकारला, माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करते की आम्हाला आणि माझ्या मुलीला रक्षण द्या आणि आम्हाला या केसमध्ये न्याय मिळवून द्या। पैसे वेळेवर देणं हे खूप महत्त्वाचं असतं। जर रिपब्लिक स्टुडिओने हे पैसे वेळेवर दिले असते तर माझ्या नवऱ्याचा जीव वाचला असता। पुन्हा पुन्हा एकदा विनंती करते की इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अँड ऑल्सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड स्टैंड विथ मी एंड गिव जस्टिस टू मी। यह अक्षता नायक हैं, जिनके पति ने अर्णव गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो बनाया था, जिसका पैसा अर्णव ने नहीं दिया। इनका आरोप है कि इसका पैसा अर्णव गोस्वामी ने नहीं दिया। इसके कारण इनके पति और सास ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में अर्णव का नाम है, पर फडणवीस के दबाव में 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये बात इनकी सच है तो निश्चित तौर पर जांच की जानी चाहिए कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। हालांकि महिला इस वीडियो में यह भी बता रही है कि इस मामले के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो फिर इस महिला को न्याय कैसे मिलेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं इससे अलग हटकर कि कहीं ना कहीं तमाम जो गोदी मीडिया एक्टर्स हैं और उनकी संस्थान है, कहीं ना कहीं अलग अलग मामलों में वो फंस रहे हैं। इसलिए भी सरकारी दबाव में वो सरकार का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा और RSS का एजेंडा लागू करने के लिए, उसको फैलाने के लिए बाध्य होते हैं। अगर वो सच में ईमानदार होते तो निश्चित तौर पर उन्हें थोड़ा हौसला होता और देश के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए वो भी देश की जनता की बातों को आगे रखते, जन सरोकार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछते। अगर इस महिला की बात सच है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक टीवी लाशों के ढेर पर बनी है। 2 बच्चों को उठाई चलती इस माँ के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, ये माँ के जज्बात हैं। ये मुस्कुराहट एक लानत भी है उस व्यवस्था पर जिसने इनको पैदल चलने को मजबूर कर दिया। क्या इस तस्वीर से आपको मालूम पड़ता है कि हम वाकई में विश्व गुरु बन गए हैं? वाकई में हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि पूरी दुनिया के देश हमें अनुकरण करने लगे हैं। आपके तो कान थक जाते हैं। देश के कई बड़े बड़े नेता दिन रात यही चिल्लाते हैं, चिल्ला पुकारा करते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम न्यूज एंकरों से और उन तमाम नेताओं से कि आखिर
इस बजती ढोल में आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ये ढोल सिर्फ आपको क्यों सुनाई देता है? और दोस्तों, इसी कड़ी में अब जरूरी है बात करना सफूरा जगर की। सफूरा जगर प्रेग्नेंट है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली दंगों के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हालांकि आप तस्वीर में देख रहे होंगे कोमल शर्मा को, उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सफूरा जागर प्रेग्नेंट है और वो जेल में है। दोस्तों, दिल्ली दंगों के बारे में तो अब तक हम कुछ क्रांतिकारी नेताओं के नाम ही जानते थे, जिनका वीडियो हमने देखा था। प्रवेश वर्मा हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर बीजेपी के नए नवेले अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से लतिया कर भगाए गए बीजेपी के दुलारे नेता, जिसने शाहीन बाग खाली कराने के लिए पुलिस वालों के सामने धमकी दी थी। उनके ही वीडियोस देखे और हमें लगता था कि इन लोगों के कारण ही दंगा भड़की। लेकिन सफूरा जागर आज जेल में है। वो गर्भवती है, लेकिन टीवी चैनलों और देश में इस बात का जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि सफूरा जागर प्रेग्नेंट कैसे हुई, वो शादीशुदा है या नहीं है। हम कितने बेशर्म समाज होते जा रहे हैं, जिस देश में महिला की गौरव गाथा कभी खत्म नहीं होती। हम यहाँ महिला को पूजते हैं और उस देश में इस तरह के डिबेट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। जरूरी नहीं है कि उसको न्याय मिले। मुझे लगता है कि बीमार मानसिकता के मीडिया को एक बार अच्छे से इस बारे में सोचनी चाहिए और सही दिशा में सरकार से सवाल करनी चाहिए कि सफूरा जागर अब तक जेल में क्यों है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन सी धाराएं हैं और उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है। और दोस्तों, इसी कड़ी में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की कलाकारी। आप देख सकते हैं 2 जवान शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों के लिए कुछ ट्वीट्स किए हैं। आप देखिए क्या लिखा है इन्होंने। सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गाजीपुर निवासी सीआरपीएफ इंडिया के जवान श्री अश्विनी यादव की शहादत नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ है। सरकार द्वारा परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं एक और ट्वीट किया है उन्होंने, जिसमें लिखा है कि सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम परवाना तहसील स्याना जनपद बुलंदशहर के निवासी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग देने तथा एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। कर्नल आशुतोष की स्मृति में उनके पैतृक गांव में गौरव द्वार का निर्माण भी होगा। आखिर बस एक दिन इन दोनों की शहादत का अंतर है, लेकिन यूपी सीएम के जो सहायता राशि है उसमें बड़ा अंतर आ रहा है। जहां पर यादव के लिए कोई सहायता राशि का नहीं ऐलान किया उन्होंने, कुछ भी नहीं, किसी नौकरी का नहीं, वहीं पर दूसरे वर्ग के लिए किस तरीके से अपने खजाने को खोला वो आपने देखा। आखिर शहीदों के अंदर भी जातियां होती है ना, सही है, ये लोग जातिवादी नहीं है, ये लोग हिंदुत्व के सिपाही हैं। अरे जिन लोगों को हिंदुत्व का नशा चढ़ा है भैया, वो अपने मोदियाबंद का अच्छे से इलाज करवा लो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं और इन राजनीतिज्ञों को तो उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप पहले इंसान बन जाओ और इन राजनीतिज्ञों के असली एजेंडे को समझो। आपको ये अलग अलग टुकड़ों में बांटकर ये हमेशा राज करने के बारे में ही सोचते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम एक ऐतिहासिक वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये वीडियो, इसमें हफ्ते मांगे जा रहे हैं। ये वही ऐतिहासिक वीडियो है जिसमें डील हो रही थी एक बिजनेस टाइकून से कि आपकी खबर हम नहीं चलाएंगे, एवज में आपको हमारे मुंहमांगी रकम देनी होगी। और जिसके कारण पत्रकार महोदय तिहाड़ दर्शन भी करके आ चुके हैं। दिक्कत की बात यह है कि जब ये लोग आपको कुछ बातें कहते हैं तो ये आपको सत्य लगते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो आपको कुछ बातें कहते हैं तो असत्य लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है, जब देश के मुसलमान कुछ कहते हैं तो आपको पाकिस्तानी लगते हैं, लेकिन जब देश का बंटवारा हो रहा था उस वक्त जो लोग पाकिस्तान को अपना देश माना, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान को अहमियत दिया, वहाँ के हिंदू आपको अपने लगने लगते हैं। और हमारे देश के मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, अगर हम उनकी बातें करते हैं तो आपको हम देशद्रोही नज़र आने लगते हैं, मुसलमान नज़र आने लगते हैं। सोचिएगा ज़रूर। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत,
जय संविधान।